ऑनलाइन क्लासेज अभ्यास 24 में मैं योगेंद्र पांडे एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम चर्चा करते हैं क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ये उसका लास्ट वीडियो है। इसके बाद सेकंड चैप्टर का वीडियो आएगा। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से ऐसे रिसोर्स हैं जिनका हमें उपयोग करना होता है। तो सबसे पहले तो जो हमने अब तक पढ़ा है उसमें मृदा को पढ़ा था हमने। अब यहाँ है पहाड़ी पद या पीड माउंट जोन, पहाड़ी पद या पीड माउंट जोन। दूसरा है दक्कन ट्रैप, ये क्या होता है इसके विषय में चर्चा करेंगे। वन मृदा किसे कहते हैं ये देखेंगे। मृदा अपरदन क्या होता है इसके विषय में समझेंगे, और मृदा अपरदन के कारण क्या हैं इसको देखेंगे। साथ में मृदा अपरदन के समाधान और अवनलिकाएँ क्या होती हैं। साथ में उत्खात भूम, खड्ड भूम, पवन अपरदन, खादर, बांगर, ये सब क्या है, इन सब के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि ये पहाड़ी पद या पीड माउंट जोन क्या होता है। किसी पर्वत या पर्वत श्रृंखला के तल पर पाया जाने वाला क्षेत्र। कोई पर्वत या पहाड़ है, उसके तल में जो क्षेत्र पाया जाता है उसे पहाड़ी पद, पद का मतलब पैर, यानी पहाड़ के जो निचली सतह पर हो, निचले स्तर पर, वही क्या होता है पहाड़ी पद या पीडमांट जोन होता है। जैसे पश्चिमी घाट का पहाड़ी पद अर्थात पश्चिमी घाट के तल पर पाए जाने वाला क्षेत्र, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र पर पहाड़ी पश्चिमी घाट के नीचे पाए जाने वाला जो ये वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट कहते हैं। ये वाला पूरा बेल्ट, यही क्या कहलाता है, पीडमाउंट कहलाता है। पहाड़ी पीड माउंट कहलाता है, यानी कि पहाड़ी पद कहलाता है ये वाला बेल्ट। दूसरा क्या है दक्कन ट्रैप, प्रायद्वीपीय पठार का काली मृदा वाला क्षेत्र। ऐसा क्षेत्र जो काली मृदा का क्षेत्र हो, इसका निर्माण लावा मिट्टी के द्वारा हुआ है। बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र, कपास की खेती के लिए क्या है उपयुक्त होता। अब भारत में देखें कि ये जो है, ये जो आप रेड कलर में देख रहे हैं, यही क्या है, यही दक्कन ट्रैप है। ये जो रेड कलर में यहाँ हमको दिखाई पड़ रहा है, इट नोन एज द दक्कन ट्रैप। क्लियर। ये जो पूरा बेल्ट ये रेड कलर में आप देख रहे हैं, ये ज्वालामुखी के विस्फोट के फलस्वरूप यहाँ पर काली मिट्टी का निर्माण हुआ था जो लावा से निर्मित है, यही दक्कन ट्रैप कहलाता है। इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं। यह मुख्यतः क्रिटेशियस युग में निर्मित हुआ है। ये जो है वो क्रिटेशियस काल में बना है और भारत के पश्चिम में स्थित है। इसी को कहते हैं दक्कन ट्रैप। मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप। ये जो रेड कलर में है यही दक्कन ट्रैप है। इसका मतलब ये कुछ गुजरात, महाराष्ट्र और ये थोड़ा सा पोर्शन ये एमपी में भी फैला हुआ है। तो इस तरीके से ये क्या है दक्कन ट्रैप है। इसमें मुख्यतः ये कपास की खेती होती है। यहाँ लिखा है काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम और किस नाम से जानते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए है। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा कि काली मिट्टी को किस और नाम से जानते हैं। काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं, और किस नाम से जानते हैं। काली मिट्टी तो है ही है, उसका एक और नाम है वो आपको बताना है। दूसरा है, यहाँ देखें वन मृदा, पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यह नदी घाटियों में दोमट तथा सिल्टदार होती है। यह मिट्टी ह्यूमस रहित होती है, इसमें ह्यूमस नहीं पाया जाता है। मृदा अपरदन क्या होता है, मिट्टी का कटाव। क्या है भाई, ये मृदा के कटाव व बहाव की प्रक्रिया को ही हम मृदा अपरदन कहते हैं। यानी मिट्टी का कटना या मिट्टी का बह जाना क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। आइए देखते हैं मृदा अपरदन के रीजन कौन कौन से हैं। तो पहला रीजन है वन उन्मूलन, यानी वनों का नष्ट होना। अतिपशुचारण, अत्यधिक पशुओं को चराने से भी क्या होता है, वन का मृदा अपरदन होता है। निर्माण व खनन प्रक्रिया, यानी हम निर्माण का कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और मिट्टी ज़मीन से निकालते हैं, वो सब क्या करती हैं, मृदा अपरदन के कारण है। प्राकृतिक भी कुछ एलिमेंट है जिससे मृदा अपरदन होता है, जैसे पवन है, हिमनद है और जल है।
पवन द्वारा मृदा का उड़ा ले जाना भी मृदा अपरदन का एक कारण है। यानी कह लें तो जंगल का नष्ट होना, अत्यधिक पशुओं का चरना, निर्माण और खनन प्रक्रिया, पवन, हिमनद और जल और पवन द्वारा मिट्टी का बहा ले जाना ही क्या कहलाता है? मृदा अपरदन। के समाधान क्या हैं? अब ये तो कंडीशंस होगी जिससे मिट्टी जो उपजाऊ थी वो उड़कर बह जाती है। पवन जब तेज चलती है या बहाव नदी का आता है तो इससे क्या होती है, जो मिट्टी की उपजाऊ परत है वो बह करके बह जाती है, उसी को कहते हैं मृदा अपरदन। अब मृदा अपरदन के रीजन क्या, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, संसाधन क्या है? ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई से, यानी कि जुताई अगर ढाल वाली है तो हम क्या करें, सीधी सीधी जुताई करें। इस तरीके से जुताई करेंगे तो क्या होगा, जो समानांतर जुताई से क्या होगा, सीढ़ीदार समानांतर जुताई से क्या हो जाएंगी, ये अगर समानांतर जुताई से हम कर रहे हैं तो इससे मृदा अपरदन में कमी आएगी। दूसरा है सीढ़ीदार कृषि द्वारा। यदि खेत ढालदार है, खेत ढालदार है तो उसमें क्या होता है, सीढ़ी नुमा कृषि करते हैं, जिससे क्या होता है, छोटे छोटे प्लाटों में खेतों को डिवाइड कर देते हैं। ऐसी कृषि पहाड़ों पर होती है, सीढ़ी नुमा खेती। बड़े खेतों में को पट्टियों में बांधकर, अगर बड़े बड़े प्लाट हैं तो छोटे छोटे खेतों में बांध कर उन छोटे छोटे खेतों के बीच पट्टियों बनाकर उसमें घास लगा करके भी हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। बना रोपण अथवा झाड़ लगाकर, पेड़ लगाकर अथवा खेत के किनारे झाड़ी लगाकर भी हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी के अपरदन को रोक सकते हैं। अति पशुचारण को नियंत्रित करते, यानी ये जो बहला सांड छूटे घूम रहे हैं इनको नियंत्रित करके, आप देखो इस समय प्रदेश भर में क्या करके, लगभग सारे प्रदेशों में, खास करके उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल छुट्टा सांड ये बहला घूम रहे हैं। तो इससे भी क्या होता है, ये अत्यधिक पशुचारण से भी क्या होता है, मिट्टी कटती है और उनको रोक करके, यानी अत्यधिक पशुचारण को रोक करके, नियंत्रित करके भी हम मिट्टी के अपरदन को रोक सकते हैं। अवनलिकाएं, बहता हुआ जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, इसे अवनलिका कहते हैं। यानी बहुत तेज बहता हुआ जल जो मिट्टी है उसमें बरहा बना देता है, नाली बना देता है। हमारे गांव में उसको बरहा बोलते हैं, जिसमें पानी ले जाते हैं तो नाली बना देता है। उसी नाली को क्या कहते हैं, अवनलिका कहते हैं। यानी जो मिट्टी है उस मिट्टी में तेज बहाव से जो पानी बहता है उससे जिस नालियों का निर्माण होता है उसे हम अवनलिका कहते हैं। और दूसरा क्या है, उत्खात भूमि। ये क्या है भाई, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य ना हो, यानी कि जो बंजर हो गई हो, डेड जमीन हो, उसे हम उत्खात भूमि कहते हैं। जो कृषि योग्य ना हो, जो जोतने योग्य ना हो, यानी जो भूमि ककरीली पथरीली टाइप की हो, उसे उत्खात। इसे चंबल नदी, चंबल घाटी में इसे खड्ड भूमि कहते हैं। यानी कि जो जमीन ऊबड़ खाबड़ हो, उत्खात, गड्ढा ऊपर गड्ढा, ऊबड़ खाबड़, ककरीली पथरीली हो, गड्ढे बने हो, जिसमें हल चलाना आसान ना हो, वही क्या है, उत्खात भूमि या चंबल के क्षेत्र में इसी को खड्ड भूमि कहते हैं। पवन अपरदन क्या होता है भाई, पवन द्वारा मिट्टी के क्षरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पवन अपरदन कहलाती है। पवन द्वारा मिट्टी के क्षरण की प्रक्रिया पवन अपरदन कहलाती है। अब मिट्टी कितने प्रकार की होती है, खादर और बांगर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉइल, खादर एंड बांगर। खादर नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। यानी नदियों के द्वारा जो सब तलहटी में मिट्टी पाई जाती है, नदियों की तलहटी में जो मिट्टी पाई जाती है उसे हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। नवीन जलोढ़ मृदा यानी जो नदी नई मिट्टी बहा कर लाती है वही नवीन जलोढ़ मृदा। प्राचीन यानी कि ऐसे बेड जैसे उत्तर गंगा का मैदान, गंगेटिक जो प्लेन है वो क्या है, प्राचीन जलोढ़ मृदा है। अधिक बारीक व रेतीली होती है, यानी जो नवीन जो खादर होती है वो अधिक बारीक व रेतीली होती है। जबकि जो प्राचीन यानी बांगर है वो क्या है, कंकड़ व कैल्शियम कार्बोनेट युक्त मिट्टी होती है। यह बार बार नवीकरणीय हो जाती है। बार बार क्यों भाई, जैसे एक बार बरसात बाढ़ आई तो नदी अपने साथ मिट्टी लेकर आई, फिर अगले साल जब बाढ़ आई तो फिर नदी अपने साथ मिट्टी लेकर आई। तो इस तरीके से ये बार बार
नवीन खादर के रूप में जानी जाती है। दूसरा, बार बार नमीकरण संभव नहीं है। अब देखिए, जैसे वर्तमान समय में कुछ उत्तर प्रदेश के ऐसे बेल्ट हैं जो गंगेटिक प्लेन में आते हैं, जहां पर वर्तमान समय में कोई नदी नहीं बहती है। जैसे गोंडा है, बाराबंकी है, लखनऊ है, बहराइच है, प्रतापगढ़ है, इलाहाबाद प्रतापगढ़ है, ऐसे बेल्ट जो है ना, बलरामपुर है, ये गंगेटिक प्लेन के बेल्ट आते हैं। अब गोंडा में तो कोई नदी नहीं बहती है, तो ये कैसी ज़मीन है? ये प्राचीन बांग खादर मृदा है, जिसको हम बांगर बोलते हैं। नदी तथा डेल्टाई क्षेत्र में पाई जाती है। यानी जो नवीन खादर है वो कहाँ पाई जाएगी? अरे भाई, नदी तथा डेल्टा के क्षेत्र में पाई जाएगी, और नदी से दूर ऊंचे स्तर पर पाई जाती है। यानी नदी बहुत दूर हो, कम से कम 10, 20, 50 किलोमीटर दूर हो, और ऊंचे स्तर पर ऐसी मिट्टी बांगर मिट्टी पाई जाती है। तो ये आज का एक छोटा सा चैप्टर रहा, छोटा सा टॉपिक रहा। अगला आई थिंक जो चैप्टर होगा वो फॉरेस्ट होगा, यानी कि वन संसाधन, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। और अब मैं कोशिश करूंगा कि रक्षाबंधन भी बीत गया है और मैं रेगुलर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करूं। एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे और है, कृपया वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे लोग इससे जुड़ें और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें, है ना। इससे क्या होगा कि मेरा उत्साहवर्धन होगा और आपका ज्ञानवर्धन होगा। यानी एक तरीके से कह सकते हैं गिव एंड टेक की पॉलिसी है यहाँ पे। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी बातों को ध्यान रखेंगे, उसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे। ठीक, तो आज तक बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।